हेलो बच्चों, देखिए आज अपन चैप्टर 2 के लिए वीडियो लेकर आए हैं 20वें नंबर का। और इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको वृक्क की संरचना बताई है और वृक्क के अंदर बहुत ही पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें अपन बोलते हैं नेफ्रोनिया वृक्काणु। तो इनके बारे में भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया है, लेकिन एक बार दोबारा इसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं ताकि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को अपन समझ सके। तो देखो, जब मैंने मानव का उत्सर्जन तंत्र आपको बताया था तो उसके अंदर ये बताया कि वृक्क के पास में से एक तो महाशिरा निकलती है और एक महाधमनी निकलती है। तो वास्तव में होता क्या है कि महाधमनी के अंदर से दो नलियां, एक तो दाएं वृक्क के अंदर प्रवेश करती है और एक बाएं वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। दो नलियां होती है, तो एक तो दाएं वृक्क में जाती है और एक बाएं वृक्क में जाती है। तो उन नलियों को अपन ने क्या नाम दिया था? वृक्क धमनी नाम दिया था। प्रत्येक वृक्क के अंदर क्या होता है? एक वृक्क धमनी प्रवेश करती है। अब यह वृक्क धमनी क्या होती है? जब वृक्क में प्रवेश करती है तो बहुत सारी छोटी छोटी धमनियों का निर्माण करती है जिन्हें अपन बोलते हैं अभिवाही धमनी। तो अभिवाही धमनी क्या होता है कि जैसे ये नेफ्रॉन का कटोरीनुमा संरचना है, बोमेन संपुट। तो इस बोमेन संपुट की ये जो खांच है, यहाँ पर अभिवाही धमनी इस खांच में प्रवेश करके केशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है और उस केशिकाओं के गुच्छे को हमने क्या नाम दिया था? ग्लोमेरुलस नाम दे दिया था। दूसरी तरफ से ग्लोमेरुलस की ये नलियां आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करती है? अपवाही धमनी का निर्माण करती है। तो अभिवाही धमनी से क्या बना? ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से क्या बन गया? अपवाही धमनी बन गया। अब ये जो अपवाही धमनी है, ये देखो क्या होता है, अपवाही धमनी यहां से आगे बढ़ने के बाद में छोटी छोटी नलियों का निर्माण करती है जिन्हें अपन बोलते हैं केशिकाएं। तो ये जो केशिकाएं हैं आपकी जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, हेलने का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका है, इसके चारों ओर एक जाल का निर्माण कर लेती है। जो अपवाही धमनी से आगे केशिकाएं बनी है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलने का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका के चारों ओर क्या कर लेती है? केशिकाओं का एक जाल बना लेती है और उस जाल को अपन बोलते हैं परिनलिकीय केशिका जाल। अब ये जो परिनलिकीय केशिका जाल है ये दूसरी तरफ आपस में मिलकर के किसका निर्माण करता? वृक्कीय सिरिका का निर्माण करता। वृक्कीय सिरिका आपस में मिलकर के वृक्कीय सिरा का निर्माण करती है और ये वृक्कीय सिरा वृक्क से बाहर निकलती है और वृक्क से बाहर निकल करके ये किस में आकर के जुड़ती है? महाशिरा के अंदर आकर के जुड़ती है। तो यहां पर एक जो चार्ट मैंने बनाया है ये वास्तव में क्या है कि वृक्क के अंदर रक्त का जो प्रवाह होता है उसकी दिशा बताता है। तो देखो, जो रक्त होता है वो महाधमनी से वृक्क धमनी में जाता, वृक्क धमनी से अभिवाही धमनी में जाता, अभिवाही धमनी से ग्लोमेरुलस में जाता है, ग्लोमेरुलस से अपवाही धमनी में जाता, अपवाही धमनी से परिनलिकीय केशिका जाल में जाता, परिनलिकीय केशिका जाल से वृक्कीय सिरिका में जाता, वृक्कीय सिरिका से वृक्कीय सिरा में और वृक्कीय सिरा से महाशिरा में जाता है। तो ध्यान देना, यहां पर एक बात बता रहा हूं आपको कि इधर महाधमनी से वृक्क धमनी के अंदर जो रक्त प्रवेश करता है वो होता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त। वृक्कीय धमनी से वृक्क के अंदर जो रक्त प्रवेश करता वो कैसा होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त होता है और साथ में ये O2 युक्त भी होता है। कैसा होता है? O2 युक्त भी होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी होता है। लेकिन जब वृक्क से बाहर की ओर रक्त निकल रहा है, वृक्कीय सिरा से महाशिरा के अंदर जो रक्त आ रहा है, तो ये जो रक्त निकल करके आता है ये होता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रहित रक्त और साथ में ये रक्त CO2 युक्त भी होता है। तो देखो, वृक्क के अंदर जो रक्त एंटर हो रहा है वो वृक्क धमनी से एंटर हो रहा है और ये रक्त कैसा होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त होता है और O2 युक्त होता है। लेकिन जब वृक्क से रक्त बाहर निकलता वृक्कीय सिरा के द्वारा तो वो रक्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रहित रक्त होता है और साथ में कैसा होता है? CO2 युक्त रक्त होता है।
तो इसका मतलब वृक्क के अंदर ऐसा कोई काम हो गया जिसके द्वारा क्या कर दिया गया, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से अलग कर दिया गया। ठीक है, और वृक्क के अंदर वास्तव में क्या होता है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके ही मूत्र का निर्माण किया जाता है। तो ये तो हमने केवल वृक्क के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है उसकी दिशा बताई है। अभी अपन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे, लेकिन तो एक काम करो, पहले आप ये ऐसा करो कि ये जो चार्ट है इसको बना लो। ये चार्ट किसको बता रहा, रक्त प्रवाह की दिशा को बता रहा है। उसके बाद में अपन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इस चार्ट को बना लो। ये दिमाग में रहना चाहिए, वह रक्त का जो प्रवाह होता है वृक्क के अंदर वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब मैं मिटाने जा रहा हूं। हाँ, तो अपन पढ़ने वाले हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो देखिए, मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि होती है वो 3 चरणों के अंदर संपन्न होती है। पहला जो चरण होता है उससे अपन बोलते हैं गुच्छीय निस्यंदन या परा निस्यंदन। ठीक है, दूसरा जो चरण होता है उसे बोला जाता है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण। और जो तीसरा चरण होता है उसे बोला जाता स्त्रवण। क्या बोला जाता, तीसरे चरण को स्त्रवण बोला जाता है। तो एक एक की बात अपन करते हैं। तो देखिए, वृक्क के अंदर वृक्कीय धमनी जो होती है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों युक्त रक्त को लेकर के आती है, और वृक्क में प्रवेश करने के बाद में क्या होता है, जो वृक्कीय धमनी होती है वो छोटी छोटी नलियों में बढ़ता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभिवाही धमनी जो होती है वो क्या करती है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त लेकर के आती है। तो यहां से रक्त जो होता है वो एंटर होता है, और कौन सा रक्त होता है, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त। कैसा रक्त एंटर कर रहा है इसके अंदर, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त। मनुष्य के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मुख्य रूप से यूरिया होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं भाई यूरिया युक्त रक्त जो होता है इसके अंदर से क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। अब ये अभिवाही धमनी इस बोमेन संपुट वाला जो खांच है इसमें प्रवेश करने के बाद में किसका निर्माण करती है, ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ का निर्माण करती है। और दूसरी तरफ से ये सारी नलियां आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती है, अपवाही धमनी का निर्माण करती है। तो यहां पर बीच में घटना घटित होती है। देखो क्या होता है कि ये जो अभिवाही धमनी है इसका जो व्यास होता है, व्यास ये तो होता है अधिक। ठीक है, और ये जो अपवाही धमनी है इसका जो व्यास होता है वो होता है कम। ठीक है, देखो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ है इसके अंदर रक्त ले जाने वाली जो वाहिनी है उसे तो अपन बोलते हैं अभिवाही धमनी, और इस केशिका गुच्छ से रक्त को लेकर के जाने वाली, यहां से रक्त को लेकर के जाने वाली जो वाहिनी है वो क्या कहलाती है, अपवाही धमनी कहलाती है। तो यहां पर अभिवाही धमनी का व्यास तो होता अधिक और अपवाही धमनी का व्यास होता कम। तो जितना रक्त इधर से प्रवेश करेगा उतना रक्त इधर से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इधर से तो ज्यादा रक्त प्रवेश करेगा व्यास अधिक होने के कारण, और इधर से कम रक्त बाहर निकल पाएगा कम व्यास होने के कारण। तो देखो वास्तव में क्या है, यहां पर जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो ग्लोमेरुलस है वो केशिकाओं का गुच्छा है वास्तव में, तो इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो यहां पर जब दबाव पड़ता है
तो क्या होता है कि इसके छिद्रों से रक्त का कुछ प्लाज्मा छन करके इस बोमेन संपुट में आ जाता है। इस केशिका गुच्छ से रक्त का कुछ प्लाज्मा छनेगा और किसके अंदर आ जाएगा, बोमेन संपुट के अंदर आ जाएगा। अब ये बोमेन संपुट के अंदर जो रक्त का प्लाज्मा छन करके आ गया है, इसे अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर निस्यंद या वृक्कीय निस्यंद। निस्यंद का मतलब होता है छना हुआ पदार्थ, ठीक है। तो रक्त का जो प्लाज्मा इस केशिका की सूक्ष्म छिद्रों से छन करके बोमेन संपुट में आ जाएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर निस्यंद या वृक्कीय निस्यंद उसको बोल देंगे। देखो यहां पर गुच्छीय निस्यंदन की क्रिया क्यों बोली गई है, क्योंकि यहां पर केशिकाओं का गुच्छा, तो उस गुच्छे से छनने की जो क्रिया है उसी को अपन ने क्या बोला है, गुच्छीय निस्यंदन बोला है। तो रक्त का प्लाज्मा यहां पर छन करके आ गया है बोमेन संपुट के अंदर कुछ मात्रा में, तो उसको अपन ने क्या बोला, ग्लोमेरुलर निस्यंद या वृक्कीय निस्यंद बोल दिया। अब ये जो ग्लोमेरुलर निस्यंद है, इसके अंदर देखो क्या क्या पदार्थ होते हैं। इसके अंदर एक तो होता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। क्या होते हैं, एक तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, इसके अलावा इसके अंदर होता है जल, इसके अलावा इसमें होता है ग्लूकोज, इसके अलावा एमिनो अम्ल। ये पदार्थ होते हैं साहब यहां पर जो ग्लोमेरुलर निस्यंद या रक्त का प्लाज्मा छन करके आया है उसके अंदर ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात देखो और कि ये जो नेफ्रॉन होता है ये प्रति मिनट लगभग 1000 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन करता है। मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में लगभग यहां से कितना रक्त होकर के निकल जाता है, 1000 से 1200 ml रक्त होकर के निकल जाता है। यहां से 1000 से 1200 ml रक्त का यहां पर क्या कर दिया जाता, निस्यंदन कर लिया जाता, उसके प्लाज्मा को यहां पर क्या कर लिया जाता, छान लिया जाता है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। अब जो रक्त का प्लाज्मा छन करके आया है वो बोमेन संपुट से कहां आएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका में आएगा, ठीक है। हेलने के लूप में आएगा और हेलने के लूप से कहां पहुंचेगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचेगा। तो देखो दूसरा जो चरण है उसको अपन स्टार्ट करते हैं, पुनः अवशोषण। तो देखो इसमें क्या होता है कि बोमेन संपुट के अंदर रक्त का जो प्लाज्मा छन करके आया है उसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ तो हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ उपयोगी पदार्थ भी आ जाते हैं। अब उपयोगी पदार्थ में देखो जैसे जल उपयोगी पदार्थ ही था, यह भी इसके साथ में छन करके आ गया था। ग्लूकोज ये भी उपयोगी पदार्थ ही था, तो ये भी क्या हो जाता है, प्लाज्मा के साथ छन करके आ जाता है। एमिनो अम्ल तो ये भी उपयोगी पदार्थ था, तो ये भी क्या हो जाता है, छन करके नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के साथ में प्लाज्मा के साथ में आ जाता है। तो ये जो उपयोगी पदार्थ है इनको वापस से अवशोषित किया जाता। तो देखो क्या होता है कि नेफ्रॉन का जो आगे का भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलने का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, इस भाग की जो उपकला होती है वो वास्तव में घनाकार उपकला ऊतक की बनी होती है। इसकी जो दीवार की उपकला है वो किसकी बनी होती है, घनाकार उपकला ऊतक की बनी होती है। तो ये कोशिकाएं क्या करती है, इस की जो गुहा है, या आप ऐसा मान ले कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलने का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका का जो अवकाश है उसके अंदर जो रक्त मौजूद है, उस रक्त में जो भी उपयोगी पदार्थ है, जल, ग्लूकोज, खनिज लवण, ये जो एमिनो अम्ल है,
तो ये घनाकार उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती, इसको वापस खींच लेती है वहां से इसको वापस अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करके क्या करती, ये जो परिनलिकीय केशिका जाल का जो रक्त है उसके अंदर इन पदार्थों को वो वापस क्या कर देती है, डाल देती है। इसके अंदर जो प्लाज्मा आया है, उस प्लाज्मा के अंदर जो भी उपयोगी पदार्थ है, उस उपयोगी पदार्थ को इसकी दीवार की कोशिकाएं क्या करती है, अवशोषित करके ये जो परिनलिकीय केशिका जाल के अंदर जो रक्त है उसके अंदर डाल देती है, जितने भी उपयोगी पदार्थ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि लगभग 99% जो आपका ग्लोमेरुलर निस्यंद है, ग्लोमेरुलर निस्यंद है, उसका अवशोषण कर लिया जाता, मात्र इसमें 1% भाग ही बच पाता है। 99% भाग तो इसमें उपयोगी रहता, तो उसको वापस से क्या कर लिया जाता, अवशोषित कर लिया जाता है, और जो परिनलिकीय केशिका जाल के अंदर जो रक्त है उसके अंदर क्या कर दिया जाता, पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई आपकी पुनः अवशोषण। इसके बाद में क्रिया स्टार्ट होती है स्त्रवण की। तो देखिए स्त्रवण क्या होता है, हमारा जो रक्त है उस रक्त के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका आकार काफी बड़ा होता है। तो आकार बड़ा होने के कारण वो यहां पर जो सूक्ष्म छिद्र है उनसे छन करके प्लाज्मा के साथ नहीं आ पाते हैं। तो बाद में क्या होता है, देखो ऐसे पदार्थों के नाम बताता हूं आपका जिनका आकार बड़ा होता है, जैसे रंगा पदार्थ, कुछ औषधियां हैं, और इसके अलावा यूरिक अम्ल, तो ये बड़े आकार के कण होते हैं। तो ये प्लाज्मा के साथ में छन करके नहीं आ पाते हैं। तो क्या होता बाद में कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलनेका लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका की जो कोशिकाएं होती है वो ऊर्जा का उपयोग करके ऐसे पदार्थों को क्या करती, सीधे ही ये जो नेफ्रॉन की गुहा होती है इसके अंदर ऊर्जा का उपयोग करके उन पदार्थों को छोड़ देती है। ठीक है, तो देखो यहां पर किसका उपयोग किया जाएगा, ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। ऊर्जा का उपयोग करके ऐसे पदार्थों को क्या कर दिया जाएगा, ये नेफ्रॉन वाली जो गुहा है इसके अंदर छोड़ दिया जाएगा ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को। तो इस तरीके से जो रक्त का प्लाज्मा यहां से होते हुए अंत में यहां पर पहुंचेगा, संग्रहवाहिनी नलिका के अंदर पहुंचेगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को मूत्र बोलते हैं। तो सुनिए ध्यान से दोबारा, मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है उसके अंदर क्या हुआ है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को हमने 3 भागों में बांटा है, गुच्छीय निस्यंदन या परानिस्यंदन, दूसरा है पुनः अवशोषण, और तीसरा क्या है, स्त्रवण। तो सबसे पहले अपन ने बात की गुच्छीय निस्यंदन या परानिस्यंदन की। तो इसके लिए अपन ने क्या बताया कि वृक्क के अंदर जो वृक्कीय धमनी होती है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त को लेकर के आती है, और वृक्क में प्रवेश करने के बाद में वो बहुत सारी छोटी छोटी धमनियों का निर्माण करते हैं, और उन धमनियों को अपन क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनी बोलते हैं। तो ये अभिवाही धमनी क्या करते हैं, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर रक्त को लाती है, और दूसरी तरफ से ये केशिकाओं का जो गुच्छा होता है वो अपवाही धमनी का निर्माण कर लेता है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ग्लोमेरुलस में रक्त लेकर के आने वाली जो धमनी होती है वो अभिवाही धमनी कहलाती है, और ग्लोमेरुलस से रक्त लेकर के जाने वाली धमनी क्या कहलाती है, अपवाही धमनी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या घटना घटित होती है, अभिवाही धमनी का व्यास अधिक होता है और अपवाही धमनी का व्यास कम होता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि यहां पर रक्त का दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण यहां पर केशिका गुच्छ के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों की सहायता से रक्त का कुछ प्लाज्मा छन करके कहां आ जाता है, बोमेन संपुट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जितने भी होते हैं वो रक्त के प्लाज्मा के अंदर ही घुले होते हैं। तो रक्त का प्लाज्मा छन करके आएगा तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ भी उसके साथ में छन करके आ जाएंगे। तो जो प्लाज्मा यहाँ पर छन करके आया है उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर निस्यंद या वृक्कीय निस्यंद बोलते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते ही हैं, साथ में जल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं।
तो देखिए जो नेफ्रॉन होता है वो प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का क्या करता, निस्यंदन करता, यानी कि लगभग 1000 से 1200 ml रक्त का यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, निस्यंदन कर दिया जाता, उसको छान दिया जाता है। अब इसके बाद में दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है, पुनरावशोषण। तो देखो क्या हुआ कि बोमेन संपुट के अंदर जो प्लाज्मा आया, रक्त का प्लाज्मा आया, उसके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ जल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि उपयोगी पदार्थ भी होते हैं। तो नेफ्रॉन का जो आगे का भाग है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलनेका लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसकी जो दीवार है उसकी उपकला किसकी बनी होती है, घनाकार उपकला ऊतक की बनी होती है। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, इस प्लाज्मा में जितना भी उपयोगी पदार्थ था उसका अवशोषण करती है और अवशोषण करके जो परिनलिकीय केशिका जाल के अंदर रक्त उसके अंदर डाल देती है। तो इसी तरीके से लगभग 99% जो ग्लोमेरुलर निस्यंद उसका पुनरावशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और मात्र 1% भाग ही इसके अंदर क्या होता है, बच पाता है। इसके बाद में अपन ने बात की स्त्रवण की। तो देखो यहां पर हमने क्या कहा कि अभिवाही धमनी से जो भी रक्त बचा था वो सारा कहां गया, परिनलिकीय केशिका जाल में आ गया। तो हमने एक बात कही यहां पर कि इस रक्त के अंदर कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं, जैसे रंगा पदार्थ, औषधीय पदार्थ, यूरिक अम्ल आदि। तो ये यहाँ पर इस छिद्र से छन करके प्लाज्मा के साथ नहीं आ पाते हैं। तो बाद में क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलनेका लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या करती है, ऊर्जा का उपयोग करके सीधे ही इसको नेफ्रॉन वाली जो गुहा है उसके अंदर डाल देती है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, स्त्रवण कहलाती है, या फिर उसको अपन बोलते हैं नलिकीय स्त्रवण। क्या बोलते हैं, नलिकीय स्त्रवण। तो इस तरीके से अब इस भाग से गुजर करके रक्त का जो प्लाज्मा अंत में संग्रह नलिका में पहुंचेगा उससे अपन क्या बोलेंगे, मूत्र बोल देंगे। तो इस तरीके से मूत्र का निर्माण तो हो गया है। तो इतनी बातों को नोट करें, फिर आगे बात करते हैं अपन। तो इतनी बातों को नोट करने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ तो देखिए, सुनो बात ध्यान से। देखो इधर से रक्त एंटर हुआ है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त है और साथ में O2 युक्त भी है। कैसा है, साथ में O2 युक्त है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी था और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त भी था। ठीक है, अब ये सारा रक्त इधर से जो भी एंटर हुआ है ना वो यहां से वापस बाहर निकलता है। आउटपुट इधर से दिया और तो इनपुट इधर से मिलेगा। तो यहां से आपको जो रक्त मिल रहा है वो देखो कैसा होता है, ये रक्त होता है साहब आपका नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रहित, और साथ में ये CO2 युक्त भी होता है। साथ में कैसा होता है, CO2 युक्त भी होता है। तो देखो एक बात अपने समझ में आ गई, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उनको तो छान करके यहां पर क्या हो गया है, मूत्र में बदल दिया गया है। उनको तो छान करके मूत्र में बदल दिया गया है। लेकिन एक बात अपन यहां पर समझना चाहते थे कि जब रक्त गया था तब तो ऑक्सीजन युक्त था वो रक्त, लेकिन जब वापस लौट करके आ रहा है तो वो रक्त कैसा है, CO2 युक्त है। तो ये ऑक्सीजन कहां चली गई और ये CO2 कहां से आ गई। तो यहां पर क्या घटना घटित हुई जिसके कारण यहां पर O2 की जगह क्या मिल गया, CO2 मिल गया। तो वो भी अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहां से O2 युक्त रक्त और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त गया, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को यहां पर छान करके इस तरीके से पहुंचा करके किसमें बदल दिया गया, मूत्र में बदल दिया गया। इसके बाद में यहां से शुद्ध रक्त निकलता है। जहां शुद्ध रक्त है मतलब यहां पर ऐसा मान लो भाई जिसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है वो शुद्ध रक्त है। ठीक है,
तो यहां पर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रहित रक्त होगा और वो रक्त किस में आ जाएगा, परिनलिकीय केशिका जाल में आएगा। परिनलिकीय केशिका जाल के रक्त के साथ में घटना घटित होती थी। देखो क्या होता था कि प्लाज्मा में जितने भी उपयोगी पदार्थ इस नेफ्रॉन वाली गुहा में आ गए थे, उन उपयोगी पदार्थ को तो परिनलिकीय केशिका जाल में डाला गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो बड़े कण वाले अपशिष्ट पदार्थ थे परिनलिकीय केशिका जाल के रक्त में ही थे वो पदार्थ, तो उन पदार्थों को क्या किया गया कि ऊर्जा का उपयोग करके किस में डाल दिया गया, इसकी जो गुहा है उसके अंदर डाल दिया गया। तो यहां पर किसका उपयोग हुआ, ऊर्जा का उपयोग हुआ। और ऊर्जा के लिए क्या करेगी कोशिकाएं, श्वसन का कार्य करेगी कि नहीं करेगी, श्वसन तो करेगी। और श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, O2 की आवश्यकता होगी। और श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस छोड़ेगी, CO2 युक्त गैस छोड़ेगी, है ना, CO2 गैस छोड़ेगी। तो यहां पर क्या हुआ कि जब ऊर्जा का उपयोग किया गया था उन पदार्थों को गुहा में डालने के लिए, तो इसकी जो दीवार की कोशिकाएं उन्होंने श्वसन किया ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, तो वो क्या कर ली, ऑक्सीजन गैस को तो काम में ले ली और उसकी जगह क्या बना दी, CO2 बना दी। और वो CO2 जाएगा किसमें, ये जो रक्त है परिनलिकीय केशिका जाल का, इसी के अंदर जाएगा। तो इसलिए हमें इनपुट के रूप में यहां पर क्या मिलेगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रहित रक्त मिलेगा और साथ में CO2 युक्त रक्त मिलेगा। तो यहां पर रक्त के प्रवाह की जो दिशा है अब आप समझ सकते हैं, इधर से अभिवाही धमनी में रक्त जाएगा, फिर ग्लोमेरुलस में, फिर अपवाही धमनी में, फिर किस में जाएगा, परिनलिकीय केशिका जाल में। परिनलिकीय केशिका जाल से वृक्कीय सिरिका में जाएगा। वृक्कीय सिरिका आपस में मिलकर के वृक्क सिरा बनाती है और वृक्क सिरा कहां जाकर के खुलती है, महासिरा के अंदर जाकर के खुलती है। तो इसी तरीके से वृक्क के अंदर ऑक्सीजन युक्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त तो प्रवेश करेगा और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रहित रक्त CO2 युक्त रक्त वापस क्या होता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। तो इस तरीके से जो किडनी होती है, वृक्क जो होता है, वो रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके तो किसका निर्माण कर लेती है, मूत्र का निर्माण कर लेती है। और जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रहित रक्त है उसको वापस क्या कर देती है, वृक्क सिरा के द्वारा वृक्क से बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो यहां तक की प्रक्रिया अपने समझ में आ गई। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो नेफ्रॉन की जितनी भी संग्रह नलिकाएं होती है तो वो 4-5 नेफ्रॉन की संग्रह नलिका एक ही होती है और वो जितने भी नेफ्रॉन है उनमें जो भी मूत्र बनता है उसको एकत्रित करती है और एकत्रित करके ये क्या करती है, वृक्क का जो पेल्विस वाला भाग होता है, जो मूत्र नलिका का अगले वाला भाग है, कीपनुमा भाग है, उसके अंदर जाकर के खुलती है। तो इनके अंदर जितना भी मूत्र बनता है वो सब कहां जाता है, पेल्विस वाले भाग में चला जाता है। पेल्विस वाले भाग से मूत्र वाहिनी के द्वारा वो मूत्र कहां चला जाएगा, मूत्राशय के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, मूत्राशय में चला जाएगा। तो आगे की क्रिया कुछ इस तरीके से होगी मूत्र की, तो कि संग्रह नलिका है, संग्रह नलिका से मूत्र किस में जाएगा, पेल्विस में जाएगा। और पेल्विस वास्तव में क्या है, मूत्र नलिका का ही आगे का भाग है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई रक्त अब किस में चला गया, मूत्र नलिका में चला गया। और मूत्र नलिका से रक्त किस में जाएगा, मूत्राशय में जाएगा। किस में जाएगा, मूत्राशय में, ठीक है। अब आप आगे देखिए कि जो मूत्राशय होता है उसमें जैसे जैसे मूत्र भरता जाता है तो इसकी दीवार फैलती जाती है, ये बड़ा होता जाता है। जब इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मूत्र भर जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि मूत्र उत्सर्जन की क्रिया संपादित की जाती है। तो देखिए जब मूत्राशय के अंदर पर्याप्त मात्रा में मूत्र भर जाता तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है जिसके अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। तो ये एक संदेश भेजते हैं मूत्राशय के पास में, ऐच्छिक संदेश बोला जाता है इसको। कौन सा संदेश, ऐच्छिक संदेश। तो ऐच्छिक संदेश ये भेजते हैं मूत्राशय के पास में। जैसे ही मूत्राशय के पास में ऐच्छिक संदेश भेजते हैं तो मूत्राशय की दीवार में तो होता है संकुचन, और इसके अलावा क्या होता है, जो मूत्राशय और मूत्रमार्ग है
उस मार्ग के बीच में एक अवरोधनी पाई जाती है, तो वो जो मूत्राशय की अवरोधनी है उसमें होता है शीतलन। उसमें क्या होता है? शीतलन होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक संदेश मूत्राशय के पास में जाता है। जैसे मूत्राशय के पास में जाता है तो मूत्राशय की जो दीवार है उसमें तो संकुचन होता है और मूत्राशय की अवरोधी कैसी हो जाती है? शिथिल हो जाती है, और जो मूत्र का उत्सर्जन है वो हो जाता है, मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर दो टर्म्स आपको बताऊंगा, बस वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली चीज तो ये देखो, यहां लिख देता हूं, मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया या मूत्र उत्सर्जन की क्रिया को मूत्रण कहते हैं। मूत्रण कहते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने की जो क्रिया है या मूत्र उत्सर्जन की क्रिया है वो क्या कहलाती है? मूत्रण कहलाती है। इसके अलावा एक बात और ये ध्यान रखना है कि मूत्रण को संपन्न करवाने वाली तंत्रिका को या मूत्रण में भाग लेने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। देखो, हमने कहा है कि जो मूत्र होता है संग्रह वाहिनियों से पेल्विस में जाता है और पेल्विस से वो मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय के अंदर पहुंचा दिया जाता है। जैसे जैसे मूत्राशय में मूत्र भरता है तो मूत्राशय की दीवार बड़ी होती जाती है। जब मूत्राशय में पर्याप्त मात्रा में मूत्र भर जाता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक संदेश जाता है मूत्राशय के पास में। तो इस संदेश को लेकर के आने वाली जो तंत्रिका होती है वो ही तंत्रिका क्या कहलाएगी? मूत्रण प्रतिवर्त कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मूत्रण प्रतिवर्त कहलाएगी। क्योंकि कहीं से भी कोई सा भी संदेश हमारे शरीर के अंदर जा रहा है तो वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा जाता है। तो किसी भी कोशिका के द्वारा, तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही यहां से वो ऐच्छिक संदेश कहां पहुंचेगा? मूत्राशय तक पहुंचेगा। तो जैसे ही ये संदेश पहुंचेगा तो मूत्राशय की दीवार में संकुचन होगा और मूत्राशय की जो अवरोधनी है वो शिथिल पड़ जाएगी और मूत्र को शरीर से बाहर क्या कर दिया जाएगा? उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया या मूत्र उत्सर्जन की क्रिया को तब अपन ने क्या बोल दिया? मूत्रण बोल दिया है। और मूत्र को संपन्न करवाने वाली जो तंत्रिका या मूत्रण में भाग लेने वाली जो तंत्रिका है उसको क्या बोला जाता है? मूत्रण प्रतिवर्त बोला जाता है। तो इस तरीके से ये जो मूत्र उत्सर्जन की क्रिया है ये संपादित हो जाती है। इसको नोट करें। इसके बाद में एक दो अंग और है जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले जो अन्य अंग या तंत्र है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। तो एक छोटा सा बिंदु और देख लेते हैं अपन।
उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र। तो अन्य तंत्रों के कुछ अंग होते हैं जो उत्सर्जन के अंदर भाग लेते हैं। जैसे श्वसन तंत्र की ही बात करें अपन, तो फेफड़े जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बारे में अपन पहले भी बात करे हुए हैं। यदि अपन पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में क्या होता है, जो अपचित भोजन या मल होता है उसको गुदा या मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा एक बात और है, पाचन तंत्र का ही भाग होता है यकृत, और इस यकृत के अंदर जो आरबीसी होती है उसका विघटन होता है। साहब क्या होता है, विघटन। और विघटन करके ये दो प्रकार के वर्णक बनाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो ये दोनों वर्णक जो होते हैं ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के। तो यकृत क्या करता, जो पितरस छोटी आंत्र के अंदर भेजता, उस पितरस के साथ में इन दोनों वर्णकों को भी भेज देता है। तो ये दोनों जो वर्णक होते हैं ये मल या अपचित भोजन के साथ में शरीर से बाहर निकलते हैं, और मल को रंग प्रदान करने का कार्य भी ये दोनों ही वर्णक करते हैं। बिलीरुबिन तो पीला रंग का होता है और बिलीवर्डिन हरा रंग का होता है। ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ है, और यकृत इनको बाहर निकालने के लिए क्या करता है, छोटी आंत्र में पित्तलवणों के साथ में छोड़ देता है, और पित्तलवण क्या करते हैं, अपचित भोजन या मल होता है उसके द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा त्वचा जो होती है वो पसीने के साथ में क्या करती है, कुछ पदार्थों का उत्सर्जन करती है। जैसे नमक हो सकता है, वो यूरिया का भी उत्सर्जन करती है, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि पदार्थों का क्या करती है, ये उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो मुख्य जो उत्सर्जन तंत्र है वो तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य जो तंत्र के अंग है वो उत्सर्जन में भाग लेते हैं। तो इसमें एक तो अपन फेफड़ों के बता देंगे, भाई ये CO2 का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। एक यकृत को बता दें, ये आरबीसी के विघटन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के वर्णक बनाती है, और इन वर्णकों को ये पितरस के साथ में छोटी आंत्र में डालती है, जहां पर ये अपचित भोजन या मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। त्वचा पसीने के साथ में नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करती है, शरीर से बाहर निकालती है। तो ये उत्सर्जन तंत्र आज आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपका जो आने वाला है वो जनन के ऊपर आने वाला है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।